हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ये कौन था? क्या ये कोई राक्षस था? यह कोई दानव नहीं था महाराज, यह एक इंसान था, या कम से कम वो इंसान जैसा दिखता था। उसमें इंसानों जैसी कोई विशेषता नहीं थी। उसकी गहरी हरी आंखें थीं और योद्धा ने झू चांद की विशेषताओं का वर्णन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि भाले का भी जिक्र किया। और उसके साथ दो जानवर थे, एक कमजोर सांप सम्राट था और दूसरा रक्त ड्रैगन था। इसके अलावा उसे एक अन्य स्वर्गीय योद्धा द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा था। वो व्यक्ति संभवतः वही था जिसने उसे पहली बार वहां पहुंचाया था। हम में से कोई उसकी मदद कर रहा था। दिलचस्प बात है, सम्राट ने जनरल की ओर देखा। उस योद्धा को खोजो और उसे हमारे पास लाओ। हम खुद उस गद्दार को मौत के घाट उतार देंगे। हमें पहले उस हरी आंखों वाले आदमी को ढूंढना होगा। वो गद्दार उसके साथ है, जनरल ने कहा। हमारे लोग पहले से ही उन्हें खोज रहे हैं। उसने जेल की दीवार क्यों तोड़ी? क्या तुम जानते हो, अगर वह योद्धाओं को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने तुम्हें जीवित क्यों छोड़ा? क्या वह कैदियों को भागने देने के लिए वहां था? हमारे साथ कोई दुश्मनी? फिर भी अगर कोई व्यक्ति अवरोध को तोड़ सकता है तो उसके पास शायद कोई उच्च श्रेणी का हथियार हो, लेकिन भाले के आकार का कोई हथियार हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते। सम्राट ने अपनी थोड़ी रगड़ी। महाराज, आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि वे वहाँ क्यों थे। क्यों? वे वहाँ कुछ दक्ष को जेल से भागने देने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दक्ष वहाँ नहीं है तो वे वहाँ से चले गए। दक्ष? वह कौन है? क्या तुम जानते हो? सम्राट ने जनरल से पूछा। मुझे भी नहीं पता। मुझे सभी शक्तिशाली कैदियों के नाम याद है, लेकिन दक्ष उनमें से एक नहीं लगता। वो हमारे लोगों द्वारा छोटे मोटे अपराधों के लिए पकड़ा गया होगा। फिर भी जो व्यक्ति साधारण योद्धाओं द्वारा पकड़ा गया था और जेल में भेजा गया था, उसके पास कोई हाई प्रोफाइल दोस्त नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस आदमी से मिलना पसंद करेंगे जो सोचता है कि वह हमारे साम्राज्य में कुछ भी कर सकता है। प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए प्रस्थान? जनरल ने पूछा। दूसरी स्वर्गीय जेल में, चूंकि वो दक्ष के पीछे है और उसे यकीन है कि वह आदमी स्वर्गीय जेल में से एक में है, इसलिए वो दूसरी जेल में भी जाएगा। इसके अलावा गद्दार भी उसके साथ होगा। हम एक तीर से दो जानवरों का शिकार करेंगे। सम्राट ने खड़े होकर घोषणा की। दक्ष ने राजा की तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और उन 5 दुश्मनों की ओर दौड़ा जो मुकदमे में उसके सामने आए थे। दुश्मनों तक तेजी से पहुंचने के लिए जब वो टेलीपोर्ट कर रहा था तो उसकी आकृति टिमटिमाती रही। अग्नि साधक भी दक्ष की ओर दौड़ने लगे। 3 ने उसे निशाना बनाया जबकि अन्य 2 ने मूर्ति तक पहुंचने और उसे तोड़ने की कोशिश की। जो किसान भाला लेकर आया था, उसने उसे पीछे स्थित मूर्ति की ओर फेंका। उसी समय एक अन्य साधक ने अपना हथौड़ा दक्ष के सिर पर मारा। आत्मा की तलवार उड़ती हुई आई, उड़ते हुए भाले पर हमला किया और भाले से टकराने के बाद उसकी दिशा को प्रभावित किया। भाले की दिशा थोड़ी बदल गई क्योंकि वह मूर्ति से बाल भर की दूरी से चूक गया। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। दक्ष ने तलवार से हथौड़े को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। इसके बावजूद उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वो गायब हो गया और फिर साधना के पीछे प्रकट हुआ तथा फिर अपनी तलवार को साधक के शरीर में घुसा दिया। प्रकाश की एक और किरण उसकी ओर आई, हालांकि वह फिर से गायब हो गई। अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से वह अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि कोई दूसरा साधक मूर्ति के पास पहुंच रहा है, वह गायब हो गया और आकाश में प्रकट हो गया। ऊर्जा की किरण ने हथौड़े से खेती पर प्रहार किया, जिस पर पहले से ही दक्ष ने वार किया हुआ था। इसने उसे पहले से भी ज्यादा घायल कर दिया। उसका शरीर गायब हो गया। दक्ष ने भारी तलवार लिए हुए उस साधक की ओर देखा जो लगभग मूर्ति के पास पहुंच चुका था। इस बीच अन्य 3 साधकों को आत्मा की तलवार द्वारा दूर रखा गया। इतनी जल्दी नहीं, दक्ष ने अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए कहा। उसने उसे नीचे की ओर वार किया। तलवार में चमक तो बहुत थी, लेकिन कुछ और भी था।
ऐसा लग रहा था जैसे तलवार पर कोई अदृश्य हमला हुआ हो। उस हमले का एकमात्र सुराग आसपास के इलाके में विकसित हो रही स्थानिक दरारें थी। उसने अपने एक विशेष कौशल का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने छाया परिवर्तन और अंतरिक्ष के नियम को मिलाकर बनाया था, जो अदृश्य था। फिर भी अपनी अविश्वसनीय शक्ति के कारण यह आसपास के क्षेत्र में स्थानिक दरारें पैदा कर रहा था, जिससे वो थोड़ा कम छिपने वाला हो गया। साधक ने अपनी तलवार मूर्ति की ओर घुमाई, जिससे परीक्षण में दक्ष की दौड़ लगभग समाप्त हो गई। हालांकि इससे पहले कि तलवार मूर्ति पर लगती, उसका हाथ रुक गया। तलवार जमीन पर गिर गई। साधना के शरीर में एक ऊर्ध्वाधर कट दिखाई दिया, जो उसके सिर से शुरू हुआ। उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया, एक बाईं ओर और दूसरा मूर्ति के दाईं ओर गिरा। आत्मा तलवार दुश्मनों को दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भी एक साथ 3 दुश्मनों के खिलाफ सफल नहीं हो पा रही थी। इसके बजाय तीनों साधक अलग हो गए। बचे हुए 3 साधकों में से एक ने तलवार चलाना शुरू कर दिया, दूसरा मूर्ति की ओर भागा, जबकि तीसरा दक्ष की तलाश में था। मुझे खोज रहे हो? दक्ष की आवाज तीसरे साधक के कानों में पड़ी। साधक ने ऊपर देखा तो पाया कि एक तेज तलवार उसकी ओर आ रही है। तलवार पहले से ही उसके सिर के करीब थी। जैसे ही उसने आखिरी क्षण में अपना हाथ उठाया, तलवार उसके चेहरे के बीच से होते हुए उसके पेट तक चली गई। दक्ष ने दूसरे साधक के पास टेलीपोर्ट होने से पहले तलवार बाहर खींच ली, जो लगभग पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच चुका था। स्लैश! उसकी तलवार हवा के साथ तेजी से वार करती हुई आई और दूसरे साधक का सिर काट डाला, जो उसके शरीर से बहुत दूर जाकर गिरा। शरीर भी गायब हो गया, केवल एक साधक ही पीछे रह गया। और फिर एक ही बचा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अंतिम साधक के पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उसे आसानी से मार गिराया। दक्ष ने अपनी बाहें फैलाई और पाया कि पूरा मैदान खाली है। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसने कहा था कि वे मेरे जितने ही ताकतवर होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह साधना के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने किसी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया और उनके पास कोई नियम भी नहीं था, इसलिए ये कहना गलत होगा कि उनकी ताकत का स्तर मेरे जैसा ही था। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो शायद मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वह बूढ़ा आदमी जिसने अभी अभी दक्ष से बात की थी और उसे नियम समझाए थे, ऊंचे आसमान में खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा था। अल्पविराम। अंतरिक्ष और अंधकार। बहुत प्रतिभाशाली बच्चा। वह दोनों को मिलाने में भी सक्षम था। आइए देखें कि वह कितनी दूर तक जा सकता है और क्या वह वास्तव में। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष वापस मूर्ति के पास चला गया और उसके पीछे पीछे आत्मा तलवार भी चल रही थी। वह अगली लहर का इंतजार करने लगा। चूंकि वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, इसलिए उसने आराम करने की जहमत नहीं उठाई। थम थम थम। उसने महसूस किया कि जमीन हिल रही है। उसने अपने पीछे देखा। पीछे खड़े 7 दिग्गजों को देखकर दंग रह गया। किसी भी दिग्गज के पास कोई हथियार नहीं था। वे सभी नंगे हाथ थे, लेकिन वे बहुत बड़े थे। ये पहली बार था जब दक्ष ने इतने बड़े लोगों को देखा था। विशालकाय जानवर कम से कम 50 फीट लंबे और शरीर के अनुपात में एक जैसे दिखते थे। उनका मोटा पेट उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, जो उनकी कमर के आकार से 2 गुना था। वह इतना बड़ा था कि उसे यकीन था कि वे अपने पैरों की उंगलियां भी नहीं देख पा रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि वे जानवरों के फर से बनी स्कर्ट भी पहने हुए थे। दहाड़। अचानक पीछे से दहाड़ने की आवाज आई। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 3 काले बाघ दिखाई दिए जो विशालकाय थे। वे विशालकाय बाघों से छोटे थे, लेकिन फिर भी वे 20 फीट लंबे थे। उनके मुंह से 2 तीखे दांत निकल रहे थे जो अपने आप में 10 फीट लंबे थे। दक्ष ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, आह भरी। ऐसा लग रहा है कि इस बार ध्यान भटकाने पर आत्मा की तलवार बेकार हो जाएगी। दिग्गजों को इतनी छोटी तलवार से नहीं रोका जा सकता था, जो इतनी मजबूत भी नहीं थी। आगे 3 और पीछे 5। अचानक कठिनाई इतनी कैसे बढ़ गई? मैंने सोचा था कि वही साधक थोड़ी अधिक मजबूत साधना के साथ फिर से प्रकट होने वाले हैं, लेकिन ये
एक क्षण के लिए समय की तलवार का उपयोग करने का विचार भी उसके दिमाग में आया। नहीं, मुझे जो श्रेय मिलेगा वो इसे बाहर लाने के जोखिम से अधिक नहीं है, उन्होंने खड़े होते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही वो दोनों ओर का बेहतर दृश्य देखने के लिए ऊपर उड़ा, उसका शरीर आकाश में तैरने लगा। दिग्गजों ने मूर्ति की ओर चलना शुरू कर दिया। हालांकि दिग्गज शांत कदम उठा रहे थे, लेकिन उनके प्रत्येक कदम ने इतनी जमीन तय की कि यह केवल समय की बात थी, इससे पहले कि वे बीच में मूर्ति तक पहुंच सके। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार को आकाश की ओर तान दिया, ठीक वैसे ही जैसे मूर्ति में किया जा रहा था। उसकी हल्की सी हरकत से अलग अलग आकार की सैकड़ों तलवारें एक दूसरे से सटी हुई आकाश में दिखाई दी। सारी तलवारें एक साथ गिर पड़ी। उनमें से आधी तलवारें आगे के जानवरों पर गिरी, बाकी आधी तलवारें पीछे के 5 दैत्यों पर गिरी। सभी तलवारें जानवरों के शरीर पर गिरी। दुर्भाग्य से इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि तलवारें जानवरों की मोटी त्वचा को भेदने में विफल रहीं। उनकी त्वचा इतनी सख्त थी कि उसमें जरा भी छेद नहीं हो पाया। उनका नंगा बचाव बहुत शक्तिशाली था। दिग्गजों के लिए ये थोड़ा अलग था, क्योंकि तलवारें तब भी खड़ी रहीं, लेकिन उनकी खाल इतनी मोटी थी कि तलवारें उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ये तो उन पर पिन चुभोने से भी बदतर था। दक्ष ने जो कुछ हुआ उसे देखकर उसकी भौहें और भी गहरी हो गई। नतीजा उसकी उम्मीदों से परे था। वो पहले दिग्गजों की ओर उड़ गया, क्योंकि उनमें पहले स्थिति तक पहुंचने की क्षमता थी। जानवरों के लिए उसने उन्हें बात के लिए छोड़ दिया। वो मूर्ति और दिग्गजों के बीच जमीन पर उतरा, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए। अगर तलवारें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, तो अंतरिक्ष को ऐसा करने दो। अंतरिक्ष के सामने कोई भी बचाव काफी मजबूत नहीं है। तलवार उठाने से पहले उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया तथा दायां पैर पीछे रखा। स्विस, उसकी तलवार टूटकर नीचे गिरी, लेकिन केवल हवा को काटते हुए। लेकिन स्थानिक रूप से अंतरिक्ष भी अस्थिर हो गया, न केवल इस परीक्षण क्षेत्र में बल्कि टॉवर के अंदर भी। बूढ़ा आदमी भी दंग रह गया। वो एक पल के लिए गायब हो गया, क्योंकि उसे जगह अस्थिर लगी। वह तभी लौटा जब उसने जगह का ख्याल रखा और उसे और भी मजबूत बनाया, ताकि वह आसानी से न टूटे। इस बच्चे को क्या पता कि अगर यह जगह टूट गई तो क्या होगा। आजकल के बच्चे, हाय रे, मेरे लिए काम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी क्षमता का ये प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ये बच्चा बुरा भी नहीं है। इतनी कम उम्र में अंतरिक्ष को इस हद तक समझने में सक्षम होना। मुझे आश्चर्य है कि वह जेल में क्यों गया। बूढ़े आदमी की मौजूदगी से अनजान, जो अपने बीच में था, दक्ष ने अपना हमला बोल दिया। जैसे जैसे प्रकाश का चाप दिग्गजों की ओर बढ़ता गया, वह और बड़ा होता गया, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में दरारें भी समाहित हो गईं, जो उसने अंतरिक्ष को अस्थिर बनाकर बनाई थी। जब तक हमला पहले विशालकाय पर पहुंचा, तब तक वह अपने आकार से 10 गुना बड़ा हो चुका था। एक ही झटके में सारे दिग्गज 2 टुकड़ों में कट गए। उनकी मोटी खाल भी उन्हें बचा नहीं पाए। उनके शरीर भी गायब हो गए और वहां केवल एक व्यक्ति बचा। योद्धाओं का एक समूह बाधा के बाहर स्वर्गीय कारागार के सामने उतरा। इनमें से ज्यादातर लोग सोने का कवच पहने हुए थे। सिर्फ 2 लोग ही थे। स्वर्गीय सम्राट ने खुद सोने का लबादा पहना हुआ था। स्वर्गीय जनरल ने भी ऐसा ही लबादा पहना हुआ था, बस उस प्रतीक के बिना जिसे सिर्फ सम्राट ही इस्तेमाल कर सकता था। लगता है कि वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। स्वर्गीय सम्राट ने अवरोध को अभी भी बरकरार देखकर घोषणा की। जब मैंने उनके अवरोध को ठीक करने के लिए आखिरी जेल में रुकने का फैसला किया, तो मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ पहुँचने में देर कर दूंगा। जाहिर है, ये लोग मुझसे भी धीमे हैं। यहाँ आने से पहले ही उसने झू चांग द्वारा तोड़ी गई बाधा को ठीक कर दिया था। उसने व्यक्ति की पहचान के बारे में कुछ सुरागों के लिए साइट की जांच भी की, लेकिन चूंकि झू चांग ने किसी विशेष क्षमता का उपयोग नहीं किया था, इसलिए ऐसा कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ा गया। महाराज, अगर हम सही हैं, तो दक्ष इस जेल के अंदर ही होगा। हमें पहले उससे मिलना चाहिए ताकि हम समझ सके कि वह कौन है। हमें ये जानना होगा कि हम किससे निपट रहे हैं। स्वर्गीय जनरल ने जेल की दीवार के सामने कदम रखते हुए कहा। उन्होंने धीरे से अपनी उंगली से अवरोध को छुआ, जिससे अवरोध में एक छोटा सा द्वार बन गया।
ताकि वे उसमें से गुजर सके। वह पीछे हट गया क्योंकि सम्राट को पहले अंदर जाना था। मैं भी यही सोच रहा था। चलो देखते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जिसने हमें व्यक्तिगत रूप से उसके पास आने के लिए मजबूर किया। सम्राट जेल के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे अन्य लोग भी जेल के अंदर दाखिल हुए। जेल में स्वर्गीय टॉवर के अंदर कुछ स्वर्गीय योद्धा साधना में लीन थे। तभी उन्हें यहाँ स्वर्गीय सम्राट के आगमन की सूचना मिली। वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोककर स्वर्गीय सम्राट का अभिवादन करने के लिए मीनार से बाहर भागे। कैदियों ने ये सब देखा तो वे थोड़ा हैरान हुए। आखिर ये स्वर्गीय योद्धा इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या कोई कैदी भाग गया? हालांकि उन्हें जल्द ही अपने जवाब मिल गए, क्योंकि उन्होंने जल्द ही एक सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी को देखा। वे सभी उस आदमी को पहचान गए जिसने उन्हें दोषी करार दिया था। वह स्वर्ग का सम्राट था जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। भले ही सभी कैदी उससे नफरत करते थे क्योंकि उसने उन्हें जेल में डाला था, फिर भी वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। वे हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। यह आदमी बिल्कुल अलग लीग का था। गु चेन एक अन्य कैदी के साथ जोरदार लड़ाई के बाद प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकल आया। चूंकि वो भूखा था, इसलिए वो कुछ खाने के लिए एक रेस्तरां में जाना चाहता था। जब वो रेस्तरां में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग एक निश्चित दिशा में भाग रहे हैं। यहाँ तक कि रेस्तरां में काम करने वाले कैदी भी भाग रहे थे। उसने एक महिला को रोका और पूछा, अरे तुम क्यों भाग रही हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं स्वर्ग का सम्राट यहाँ है, कुछ बड़ा होने वाला है? महिला ने जाने से पहले जवाब दिया। स्वर्गीय सम्राट वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आएगा? गु चेन ने भौहें सिकोड़ी। वह भी बाकी सभी के साथ उड़ने लगा। ये देखना चाहता था कि यह क्या है। जेल के पहरेदारों ने स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय सेनापति से मुलाकात की। उन्होंने सम्मान में सिर झुकाया। बहुत हो गया अभिवादन, मुझे दक्ष नामक कैदी के बारे में बताओ, स्वर्गीय सम्राट ने उन्हें आदेश दिया। कैदी का नाम दक्ष है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस कैदी के बारे में सुना है। ज्यादातर गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चूंकि दक्ष नया था, इसलिए उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं था, सिवाय एक के। मैंने ये नाम पहले भी सुना है। एक स्वर्गीय योद्धा आगे बढ़ा। वह वही था जिसने जिया उजी के आग्रह पर पहले दक्ष से बात की थी। वह कौन है? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। वो एक अच्छा लड़का है। मैं जो देख पाया उसके अनुसार वह 25 साल का भी नहीं है और उसकी साधना भी स्वर्गीय क्षेत्र के लिए दयनीय है। हालांकि वह कल ही मेरे पास एक पागल कहानी लेकर आया था और मुझसे उसे रिहा करने के लिए कह रहा था। क्या पागलपन भरी कहानी है? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। खैर, वह दावा कर रहा था कि वह यहाँ का नहीं है और उसे किसी स्वर्गीय योद्धा ने यहाँ नहीं भेजा है। उसने कहा कि वह किसी से लड़ रहा था। तभी उस व्यक्ति ने एक बक्सा निकाला। उसके अनुसार जिस व्यक्ति से वह लड़ रहा था वह एक स्वर्गीय योद्धा का सेवक हुआ करता था, जिसके कारण उसके पास वह उपकरण था जिसने उसे यहाँ भेजा था। स्वर्गीय योद्धा ने स्वर्गीय सम्राट को इसकी सूचना दी। क्या तुम्हें पता है कि वह कैदी यहाँ कब आया था? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं बीता है, अधिक से अधिक कुछ दिन ही बीते हैं, स्वर्गीय योद्धाओं ने समझाया। इससे पता चलता है कि जेल पर हाल ही में हमला क्यों हुआ। मैं इसके बारे में सोच रहा था। स्वर्गीय जनरल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उन्होंने आगे कहा, अगर कैदी लंबे समय से यहाँ होता तो हमलावर इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करता। हालांकि यह वाकई दिलचस्प है। एक आदमी जो दावा करता है कि वह गलती से यहाँ आ गया और कोई उसे बचाने के लिए आया। जेल पर हमला हुआ, कुछ स्वर्गीय योद्धाओं ने आश्चर्य से कहा। उन्हें अभी तक इस बारे में सूचित नहीं किया गया था। हाँ, दूसरे स्वर्गीय कारागार पर किसी ऐसे व्यक्ति ने हमला किया था जो दक्ष को भागने में मदद करने की कोशिश कर रहा था और वह व्यक्ति यहाँ भी आने वाला था, इसलिए हम सीधे यहाँ आ गए, स्वर्गीय जनरल ने समझाया। और बाधा? योद्धाओं ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? अगर दुश्मन ऐसा व्यक्ति था जो उनकी बाधा को नहीं तोड़ सकता था, तो महामहिम व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आए? इस बार दुश्मन कमजोर नहीं है, इसलिए हम उसे पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। आप लोग इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं,
स्वर्गीय जनरल ने जवाब दिया, आप हमें दक्ष के पास ले चलो और बाकी लोगों को, आपको सभी कैदियों को वापस कोठरी में भेजना है। हम नहीं चाहते कि अवरोध टूटने के बाद कोई अराजकता हो। उसने तब कहा जब सम्राट जेल का निरीक्षण कर रहा था। स्वर्गीय योद्धा नीचे उड़कर काम पर लग गए। उन्होंने कैदियों को वापस उनकी कोठरी में भेजना शुरू कर दिया। हालांकि कैदी अभी अभी स्वर्गीय सम्राट से मिलने आए थे। यदि स्वर्गीय सम्राट यहाँ नहीं होते तो कैदी वापस जाने का विरोध कर सकते थे, लेकिन वे स्वर्गीय सम्राट की उपस्थिति में ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे मृत्युदंड नहीं चाहते थे। जब गु चेन वहां पहुंचा तो उसे भी वापस भेज दिया गया। स्वर्गीय योद्धाओं ने सभी कैदियों को वापस भेज दिया। सभी कैदी अपनी कोठरियों में बंद थे। हालांकि अभी भी दिन का समय था। केवल डाक टावर परीक्षण में शामिल कैदी ही बाहर रह गए। स्वर्गीय सम्राट को भी डाक टावर में ले जाया गया। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हैं वो डाक टावर के अंदर है, एक चुनौती से गुजर रहा है। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि लॉर्ड गेंसो ने ऐसा कर दिया है कि स्वर्गीय योद्धा अंदर नहीं जा सकते। हम केवल उसके खत्म होने और बाहर भेजे जाने का इंतजार कर सकते हैं। सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी थोड़ी रगड़ी। आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं जा सकता हूँ, स्वर्गीय सम्राट ने डाक टावर पर कदम रखते हुए कहा। डाक टावर के अंदर दक्ष ने परीक्षण की 5वीं लहर पूरी कर ली थी। वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। ये सब उसकी स्थानिक क्षमताओं के कारण था। अब तक किसी भी बचाव ने उसकी विशेष क्षमताओं का विरोध नहीं किया था। बहुत दिलचस्प है। भले ही मुझे उसे 4थी लहर के बाद अगले चरण में भेज देना चाहिए था, लेकिन मैं और देखना चाहता हूँ। क्या वो 10वीं लहर पार कर सकता है? 20वीं? वो कितनी दूर तक जा सकता है? बूढ़ा आदमी आसमान में खड़ा होकर दक्ष को देख रहा था, जो कठिनाइयों से गुजर रहा था। अचानक उसने पीछे देखते हुए भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष और समय के पार देख पा रहा हो। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? अंदर घुसना चाहता है। वो इस जगह को नष्ट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि मुझे सभी परीक्षणों को बीच में ही रोकना पड़ेगा। कितनी निराशा है। फिर भी शायद मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। उसने एक बार ताली बजाई, जिससे टावर के अंदर की जगह बदल गई। उसने डाक टावर के अंदर का समय बढ़ा दिया ताकि टावर के बाहर 1 सेकंड अंदर बिताए गए 10 सालों के बराबर हो। स्वर्गीय सम्राट ने अभी डाक टावर का दरवाजा खोला ही था कि यह परिवर्तन प्रभावी हो गया। इस परिवर्तन ने चमत्कार कर दिया, जिससे उसे परीक्षणों को पूरा करने के लिए जितना समय चाहिए था मिल गया। हालांकि चूंकि उसने समय संशोधित कर दिया था, इसलिए स्वर्गीय सम्राट द्वारा टावर के अंदर एक पैर रखने से पहले टावर के अंदर मौजूद सभी अन्य प्रतिभागियों ने अपने परीक्षण समाप्त कर लिए थे। सभी प्रतिभागियों को एक साथ बाहर आते देख स्वर्गीय सम्राट को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इतने सारे प्रतिभागियों को एक साथ कैसे बाहर किया जा सकता है? इसके अलावा स्कोर 1 सेकंड में बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे टावर के अंदर कई साल बीत चुके हों। क्या बात है? उस स्थान की रक्षा करने वाले स्वर्गीय योद्धा ने चौंक कर कहा। स्वर्गीय सम्राट ने उलझन में पीछे देखा। क्या हुआ था? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो? क्या हुआ? उसने पीछे हटते हुए पूछा। टी शीर्ष पर नाम, स्वर्गीय योद्धा ने कहा। स्वर्गीय सम्राट ने अपना सिर ऊपर उठाया, भौहें सिकोड़ी। वो देख सकता था कि दक्ष का नाम, जो हाल ही में सबसे नीचे था, अब दूसरे स्थान पर था, पहले स्थान से सिर्फ 1 अंक नीचे। और फिर दक्ष का नाम और भी ऊपर चढ़ गया। उसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मैं सही था। अंदर समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्यों? दक्ष ने 300वीं लहर को हराया और फिर घुटनों के बल गिर पड़ा। भारी सांसें लेने लगा। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह मरने के बहुत करीब पहुंच गया था क्योंकि उसे हाल ही में आए लहर में लाखों दुश्मनों से लड़ना पड़ा था। सौभाग्यवश मूर्ति अभी भी बरकरार थी। आखिर हो क्या रहा है? इतने साल बीत गए, लेकिन लहर खत्म ही नहीं हुई। क्या ये परीक्षण का पहला चरण है? बाकी चरण कितने शक्तिशाली होंगे? दक्ष ने सोचा। एक तरफ तो वह हार मानकर इस जगह से चले जाना चाहता था,
दूसरी तरफ वह हार मानने से कम पहला चरण पूरा करना चाहता था। हालांकि वह चिंतित भी था। दुनिया में 10 साल बीत चुके थे। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ टॉवर के अंदर की बात है। टॉवर के बाहर 1 मिनट भी नहीं बीता था। दक्ष फिर से बैठ गया और ध्यान करने लगा। उसने अपनी ताकत वापस हासिल करना शुरू कर दिया ताकि वह आने वाली अगली लहर के लिए तैयार हो सके। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मुकदमा पूरा करने में उन्हें 10 साल और लगेंगे। कोई बात नहीं, यह आखिरी कोशिश है। अगर अगली लहर के बाद पहला चरण खत्म नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, उसने सोचा। हालांकि उसने यह फैसला किया था, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। वह लंबे समय से यही सोच रहा था। हर बार वह कहता था कि वह जाने से पहले बस एक और लहर लेने जा रहा है, लेकिन उसका दिल इसके लिए तैयार नहीं था। अब तक जो कुछ उसने देखा था, उससे ऐसा लग रहा था कि अगली लहर के लिए तैयार होने के लिए उसके पास 1 दिन का समय था। हर लहर के साथ उसे आराम के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा था। आपका प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा था। अंतरिक्ष पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। तुम आखिरकार वापस आ गए। दक्ष ने बूढ़े आदमी की आवाज पहचान ली। कितनी लहरें हैं? ये परीक्षण कब समाप्त होगा? दक्ष ने खड़े होकर पूछा। उसने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा। अंत, ये तो चौथी लहर पर ही समाप्त हो गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। दक्ष ने बूढ़े आदमी को शून्य दृष्टि से देखा, ये सोचते हुए कि क्या वो गंभीर था। अगर ये 10 साल से ज्यादा पहले की बात है, तो मैंने इतने साल सैकड़ों लहरों से लड़ने में क्यों बिताए? तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मेरे साथ खेलना पसंद है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये जगह बहुत बेवकूफाना है। तुम गलत हो। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हें लड़ते हुए देखना अच्छा लगता था या मैं तुम्हारा समय बर्बाद करना चाहता था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लड़ते हुए देखना मजेदार था और मैं देखना चाहता था कि तुम बिना हार माने कितनी दूर तक जा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपने निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं किया। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हारे 10 मिनट के मजे के लिए मैंने अपने 10 साल खो दिए। क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम यही खत्म हो गया। मैं जा रहा हूँ। मुझे जितना श्रेय दे सकते हो दे दो और मुझे बाहर भेज दो। इतनी जल्दी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने जो मुझे दिखाया है उसके बाद आपको खाली हाथ जाना चाहिए। आपकी स्थानिक समझ ने मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिला दी और चूंकि आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मुझे बदले में आपको कुछ देना चाहिए। बदले में कुछ? दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे प्रदर्शन के बाद तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे दक्ष गायब हो गया। मजे करो और इसका सर्वोत्तम उपयोग करो, आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्रैक! उसके चारों ओर अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगी और अंततः पूरा अंतरिक्ष टूटकर कई परतों के बजाय एक विशाल अंतरिक्ष में विलीन हो गया। वो कहाँ है? स्वर्गीय सम्राट की आवाज खाली जगह में गूंज उठी। वो अंदर दक्ष को नहीं ढूंढ पाया था। कहाँ है वह? बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वह आदमी किस बारे में बात कर रहा था। वह यहाँ क्यों आया था? पहले तो उसने सोचा कि यह आदमी किसी कारण से उसकी बनाई हुई हर चीज को नष्ट करने के लिए यहाँ आया है। इसीलिए उसने दक्ष को इस जगह पर छोड़ी गई सबसे कीमती चीज को लेने के लिए भेजा। मैं दक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ। वह वही है जो यहाँ मुकदमा चला रहा था। वह यहाँ आखिरी व्यक्ति भी था, स्वर्गीय सम्राट ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ गेंसो, तुम अपनी आत्मा का अवशेष पीछे छोड़ आए हो और तब तुम मुझसे नाराज थे, इसलिए तुम मुझे इतनी आसानी से जवाब देने को तैयार नहीं होगे। लेकिन मुझे मजबूर मत करो। मुझे बताओ कि वह कहाँ है। मुझे उसकी जरूरत है। आपको एक नश्वर की आवश्यकता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। स्वर्गीय सम्राट को एक कमजोर मानव साधक की आवश्यकता है। मानव? क्या तुम्हें यकीन है कि वह मानव था? हाँ, मुझसे ज्यादा निश्चित कौन हो सकता है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। वैसे भी जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं है। उसने अपना मुकदमा पूरा कर लिया है।
और मैंने उसे टॉवर से बाहर भेज दिया है। तुम उसे यहाँ नहीं पाओगे। तुम यहाँ अंतरिक्ष के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तुमने यहाँ समय को धीमा क्यों कर दिया? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। क्या ये कोई सवाल भी है? क्योंकि मैंने तुम्हें आते देखा था और तुम्हारी आभा अंतरिक्ष को अस्थिर करने वाली थी। मैं तुम्हारे आने से पहले ही परीक्षण समाप्त करना चाहता था ताकि वे प्रभावित न हो। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। अगर इतना ही है तो तुम जा सकते हो। मुझे अभी भी चुनौतियों के अगले सेट के लिए शुरू से ही यहाँ की जगह की मरम्मत करनी है। स्वर्गीय सम्राट अभी वहाँ से नहीं गया। उसने मीनार के अंदर हर जगह का निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दक्ष वास्तव में यहाँ नहीं था। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की ओर देखा और आह भरी। आपको एक बार फिर देखकर अच्छा लगा। यहाँ अपने अनंत प्रवास का आनंद लें। स्वर्गीय सम्राट मुड़े और जाने लगे। कितनी देर? बूढ़े आदमी ने पूछा। क्या? स्वर्गीय सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़े आदमी ने पूछा, बाहरी दुनिया में मुझे मरे हुए कितना समय हो गया है? चूंकि वो इस मीनार की देखरेख के लिए बची हुई मिट्टी का एक अवशेष मात्र था, इसलिए उसे नहीं पता था कि बाहर उसके शरीर के साथ क्या हुआ था। बहुत बहुत लंबा समय, स्वर्गीय सम्राट ने टॉवर छोड़ने से पहले जवाब दिया। उसने टॉवर के ऊपर देखा। नाम का रंग वाकई अलग था। इसका मतलब था कि दक्ष अंदर नहीं था। वह कौन है? उसने स्वर्गीय योद्धा से पूछा जिसने दक्ष को देखा था। टॉवर से बाहर आए सभी लोगों को स्वर्गीय योद्धाओं ने रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। उनमें से कोई भी दक्ष नहीं है, स्वर्गीय योद्धा ने उत्तर दिया। वो यहाँ नहीं है। दक्ष का ठिकाना इन लोगों के लिए एक रहस्य था। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि दक्ष टावर के अंदर था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो डार्क टावर में नहीं बल्कि ट्रेनिंग टावर में था। इसके अलावा वो किसी साधारण मंजिल पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक विशेष कमरे में था, जो उस कमरे के ठीक नीचे था जहां उसने कल प्रशिक्षण लिया था। इस जगह क्या है? उसने अपने आसपास का माहौल देखा। वो एक कमरे के अंदर था जो केवल 3 मीटर चौड़ा था। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। हालांकि इस जगह में कुछ खास था। कमरे के बीच में सफेद रोशनी का एक गोला तैर रहा था। NOVELBJN.C ओम। यह क्या है? वो प्रकाश के गोले के करीब गया, लेकिन उसे छुआ नहीं। वो पिछली बार की गलती दोहराना नहीं चाहता था। सबसे पहले उन्होंने कमरे के बाकी हिस्से को देखा, मुख्यतः दीवारों और उन पर की गई नक्काशी पर उनका ध्यान गया। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके न केवल कमरे की सूक्ष्मतम बारीकियों पर ध्यान देने का प्रयास किया, बल्कि कमरे के बाहर भी देखने का प्रयास किया ताकि पता चल सके कि वे कहाँ हैं। दीवारों के कारण कमरे के बाहर कुछ भी देखने में उसकी दिव्य इंद्रिय असमर्थ थी। आखिर यह जगह क्या है? उसने अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग करने का भी प्रयास किया, ये जानने के लिए कि क्या वो अभी भी टावर की परीक्षण दुनिया के अंदर है, लेकिन ये काम नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि मैं टावर के बाहर हूँ लेकिन अभी भी कहीं फंसा हुआ हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा था कि वह मुझे एक उपहार दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा था। वह ऐसा क्यों करेगा? अगर वह मुझे मरवाना चाहता था तो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह मुश्किल नहीं था, इसलिए यह मुझे मारने की चाल नहीं हो सकती। उसने जोखिम उठाने का निर्णय किया। वो प्रकाश के गोले के पास गया और उसे छू लिया। दक्ष प्रकाश के उस गोले के करीब गया जो सीलबंद कमरे के बीच में तैर रहा था। गोले के पास पहुंचकर उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झिलमिलाहट। दक्ष का हाथ जब उस पर गया तो वह गोला थोड़ा सा टिमटिमाया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। दक्ष उसे छू भी नहीं सका। क्या? वह कहाँ चला गया? उसने पीछे मुड़कर देखा और कमरे के विभिन्न कोनों में प्रकाश के गोले ढूंढने लगा। अजीब। वो पुनः गोले के पास गया और उसे छूने की कोशिश की। हालांकि गोला पुनः टिमटिमाने लगा और फिर गायब हो गया, लेकिन उसने उसे छूने दिया। क्या बकवास है? क्या यह मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है? वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके गोले तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गोले तक उड़ सकता था। जब तक उसकी उंगलियां उसके करीब नहीं पहुंच जाती, तब तक गोला गायब नहीं होता।
ये तभी हुआ जब दक्ष उसे छूने ही वाला था। अब जाकर उसे समझ में आया कि वह गोला उसके साथ खेल रहा था। वो उसकी पकड़ से बचने के लिए स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था। क्या ये जीवित है या कुछ और? ऐसा लगता है जैसे ये गोला स्पर्श से कतराता है और केवल तभी भागने के बारे में सोचता है जब उसे खतरा होता है। अजीब बात है। वो फिर से गोले की ओर देखने लगा। मैं इसे ऐसे कैसे छू सकता हूँ? अगर यह आगे बढ़ता रहा तो मैं नहीं छू पाऊंगा। क्या यह उस बूढ़े आदमी की एक और चुनौती है? वो एक बार फिर गोले के करीब गया, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। अगर यह मेरी उंगलियों से डरता है तो चलो इसे बिना उंगलियों के छूने की कोशिश करते हैं। उसने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और गोले के करीब चला गया, उसे अपने शरीर से सटाते हुए। आश्चर्य की बात है कि यह काम कर गया। गोला गायब नहीं हुआ। इसके बजाय यह अपने आप ही दक्ष के करीब चला गया और बड़ा होता गया। वो गोला दक्ष से भी बड़ा हो गया और उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। दक्ष का शरीर सफेद गोले के अंदर गायब हो गया क्योंकि वो सफेद रोशनी में छिप गया था। डार्क टॉवर के अंदर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। बधाई हो नौजवान, ऐसा लगता है कि मेरी समझ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि बाहर आने से पहले तुम इससे कितना कुछ समझ पाते हो। क्या तुम पहले जैसे ही रहोगे या तुम पूरी तरह से एक नए व्यक्ति बन जाओगे? वह भी गायब हो गया और अन्य चुनौती देने वालों के लिए डार्क टॉवर की मरम्मत करने लगा। NOVELBE ओम। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वह आदमी कहाँ है? स्वर्गीय सम्राट ने स्वर्गीय योद्धा पर दहाड़ते हुए कहा, जो दक्ष को खोजने के लिए जिम्मेदार था। मुझे नहीं पता। वो टॉवर के अंदर था और उसके बाद वह बाहर नहीं आया। वो अंदर ही होगा। स्वर्गीय योद्धा को कुछ पता नहीं था। वो स्वर्गीय सम्राट की पूछताछ से घबरा गया। वो अंदर नहीं है। मैंने खुद इसकी जांच की है। वो टॉवर से बाहर निकल गया है। वो जेल में कहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करते हो। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे सामने आए। स्वर्गीय सम्राट क्रोधित हो गया। वह इस जेल में एक आदमी से मिलने आया था और वह आदमी गायब था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जेल को संभालने वाले लोग कितने लापरवाह हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ, स्वर्गीय योद्धा ने जवाब दिया। हमें उसे योद्धा टॉवर से ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि उसने डार्क टॉवर में भाग लिया था, इसलिए उसकी आभा पंजीकृत होनी चाहिए। हमें ये पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि वो कहाँ है। तो फिर ऐसा करो, स्वर्गीय सम्राट ने कहा। ये अद्भुत है। दक्ष को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसने खुद को एक तैरते हुए द्वीप पर पाया। उसके सामने हजारों स्लैब तैर रहे थे, जिनमें से हर एक में एक अविश्वसनीय कौशल अंकित था। नमस्कार युवक, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस स्थान पर पहुँच चुके हो। एक शांत आवाज हवा में तैर गई, जैसे ही दक्ष के सामने एक आकृति दिखाई दी। तो मैं सही था। मैं अभी भी डार्क टॉवर के अंदर हूँ। क्या ये परीक्षण का दूसरा चरण है? गलत, मैं वो नहीं हूँ। डार्क टॉवर के अंदर जो तुम्हें मिला वह भी मेरी तरह मुख्य चेतना का एक टुकड़ा था, लेकिन वह अलग था। वो टुकड़ा डार्क टॉवर के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने और जेल के कामकाज को बनाए रखने के लिए छोड़ा गया था। तो फिर तुम किस लिए थे? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य सरल है। यह मुख्य चेतना की समझ की रक्षा करना और उसे योग्य व्यक्ति के साथ साझा करना है, चेतना ने समझाया। तुम्हारा मतलब है दक्ष को समझ नहीं आया। क्या वो किसी विरासत के बारे में बात कर रहा था? आप पूरी तरह से सही नहीं है। यह विरासत नहीं है। तुम मेरे मन की बात पढ़ सकते हो, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। मैं देख सकता हूँ और मैं इससे भी अधिक देख सकता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। तो अगर यह जगह विरासत में साझा करने के लिए नहीं है तो ये जगह यहाँ क्यों है? दक्ष ने पूछा। यह मेरी इच्छा के कारण है, या मैं कहूँ कि मुख्य चेतना की इच्छा के कारण है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम लॉर्ड गैंसो की बात कर रहे हो? यह वह नाम होना चाहिए जिससे इस जगह के बाहर के लोग मुझे जानते हो। हालांकि जैसा कि मैं कह रहा था, मेरी मुख्य चेतना ने उसकी इच्छा के कारण, या मुझे कहना चाहिए कि मेरी इच्छा के कारण मुझे पीछे छोड़ दिया।
क्या इच्छा, एक संप्रदाय की स्थापना करना और युवाओं को महान व्यक्ति बनने के लिए शिक्षित करना जो मेरी विरासत को आगे ले जा सके। हालांकि इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, मुझे बिना किसी गलती के स्वर्गीय सम्राट द्वारा यहाँ फेंक दिया गया। मेरा सपना टूट गया। चूंकि आप बाहर कोई संप्रदाय नहीं बना सकते थे, इसलिए आपने इस जेल को अपना संप्रदाय बनाने का फैसला किया। अब मुझे समझ में आया, इसीलिए इस आंतरिक जेल प्रणाली की स्थापना की गई थी। पदोन्नति के लिए डाक टावर, वार्षिक टूर्नामेंट, कौशल पुस्तकालय और ऐसी कई चीजें। आपने अपने सपने को अपनी जेल में भी जिया। आप ऐसा कह सकते हैं, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। फिर भी यह वैसा नहीं था। मैंने कैदियों के बीच शिष्यों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनमें से ज्यादातर अयोग्य थे। वे पहले से ही बहुत बूढ़े और बहुत भ्रष्ट थे। इसके अलावा उनकी शैली मेरी शैली से मेल नहीं खाती थी। उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। उसके बाद मुझे खबर मिली कि मुझे रिहा किया जा रहा है। मैं बाहर जाकर किसी शिष्य को खोज सकता था, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद मैं बहुत थक गया था। मैं बस अपना जीवन स्वर्ग से दूर जीना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी चेतना को विभाजित करने का फैसला किया। मैंने एक को डाक टावर में छोड़ दिया ताकि वह काम करता रहे। अन्य को यहाँ छोड़ दिया ताकि संभावित शिष्यों का परीक्षण कर सकूं जो मेरी शिक्षा के योग्य हैं, ताकि मैं अपने लिए सही शिष्य ढूंढ सकूं। जहाँ तक मुख्य चेतना का सवाल है, वह चली गई। मुझे यकीन नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि हम अभी जुड़े हुए हैं। तो ये जगह वह एक शिष्य चयन परीक्षा है? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। जेल के अंदर क्यों? मेरा मतलब है, भले ही आपकी मुख्य चेतना थक गई हो, वह शिष्य चयन के लिए बाहर एक टावर बना सकती है और आपको भी वहीं छोड़ सकती है। क्या ये बेहतर नहीं होगा? आपको जेल में क्यों छोड़ा जाए? कौन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया? जिस कमरे में आपने इस चेतना को देखा, वह सिर्फ जेल से ही जुड़ा नहीं है। यह बाहर कई जगहों से जुड़ा है। मैंने बाहरी लोगों के लिए इस स्थान पर आने जाने का रास्ता वैसे ही छोड़ दिया है, जैसे मैंने कैदियों के लिए छोड़ा था। हालांकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे जैसा अनुभव करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरह मासूम होने के बावजूद यहाँ फेंका गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें मेरी जैसी ही क्षमता होगी। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिना किसी गलती के यहाँ भेजा गया है? दक्ष ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैं जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक देख सकता हूँ, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि अगर तुम मासूम नहीं भी होते तो भी यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि प्रतिभा और आत्मीयता। तुमसे पहले यहाँ आए युवाओं में यही महत्वपूर्ण कारक थे। हालांकि वे सभी असफल हो गए। शायद तुम सफल हो जाओ, बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। तो क्या आप तैयार हैं, या आप प्रयास करने से पहले ही हार मान लेना चाहते हैं? अगर मैं सफल हो गया तो शिष्य बनने के बाद मुझे क्या मिलेगा? दक्ष ने पूछा। क्या आप मुझे जेल से भागने की अनुमति देंगे, क्योंकि यह जगह बाहरी दुनिया से भी जुड़ी हुई है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। शायद या शायद नहीं, कौन जानता है, शायद उसके बाद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही न पड़े। ये सब तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? दक्ष ने अपने आसपास तैरती पत्थर की पट्टियों को देखते हुए पूछा। इनसे जुड़ी कोई बात? ये सच है, इनमें से प्रत्येक टैबलेट में एक शक्तिशाली कौशल है। आपको एक का चयन करना होगा। आप एक आसान या एक कठिन कौशल चुन सकते हैं। एकमात्र सीमा यह है कि आप केवल एक ही चुन सकते हैं, और फिर आपको 2 दिनों में कौशल में महारत हासिल करनी होगी। आप अपने चयन के कौशल को कितनी तेजी से समझ सकते हैं और कौशल में आपकी महारत ये तय करेगी कि आप सफल होंगे या नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एक हुनर सीखने के लिए 2 दिन, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस मामले में एक आसान हुनर चुनना बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो मुझसे पहले के दूसरे प्रतिभागी क्यों हार गए? वे आसान हुनर नहीं समझ पाए। शायद, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, या शायद उनकी महारत पर्याप्त नहीं थी, या ये पूरी तरह से कुछ और हो सकता है। एक टैबलेट चुनें और आपका समय शुरू हो जाएगा।
आपके पास चुनने के लिए 20 मिनट है। उसके बाद आपके द्वारा नहीं चुनी गई गोलियां गायब हो जाएंगी। दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और बूढ़े आदमी के हाव भाव देखे। उसे जरूर कुछ पता था, लेकिन जिस तरह से वह नहीं बता रहा था उससे दक्ष को और भी शक हो रहा था। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, सिर्फ 19 मिनट बचे हैं, बूढ़े आदमी ने दक्ष को याद दिलाया। क्या तुम चुनोगे या ऐसे ही हार मान लोगे? मैं, दक्ष ने अपना सिर हिलाया और निकटतम टैबलेट की ओर उड़ गया। बोमनी माउंटेन, अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए पौराणिक बोमनी माउंटेन को सामने लाएं। कठिनाई मध्यम। इन गोलियों पर केवल नाम लिखे थे, साथ ही उनका कठिनाई स्तर और उनके बारे में थोड़ा विवरण भी लिखा था। दक्ष अगले टैबलेट पर चला गया। हालांकि उसे उन टैबलेटों की जगह याद थी जिन्हें वह छोड़ रहा था, ताकि बाद में अगर उसे कोई बेहतर कौशल न मिले तो वह उन तक वापस आ सके। द डार्क फीनिक्स, अपने दुश्मनों को जलाने के लिए एक मूल फीनिक्स लाओ। कठिनाई बहुत कठिन है, फीनिक्स को बुलाने का हुनर, लेकिन यह असली फीनिक्स नहीं है। फिर भी यह एक कठिन हुनर है, दक्ष ने पत्थर की पट्टिका को घूरते हुए कहा। वह एक टैबलेट छोड़कर अगली टैबलेट पर चला गया। शक्तिशाली हाथी का प्रहार, केवल एक प्रहार से पृथ्वी और स्वर्ग को नष्ट करे। कठिनाई अत्यधिक, बकवास, ऐसा कौशल कैसे अस्तित्व में हो सकता है? स्वर्ग को नष्ट करना, ऐसी अतिशयोक्ति। क्या वह व्यक्ति जो इस कौशल में निपुण हो जाएगा स्वर्ग का नेता नहीं बन जाएगा? दक्ष ने पीछे बैठे बूढ़े व्यक्ति से पूछा। अरे, मैंने वह हुनर नहीं बनाया, मैंने उसका विवरण भी नहीं लिखा, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी ने कंधे उचका दिए। दक्ष ने भी अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी ऐसी चीजें देखी थी। कौशल ने ऐसी बातें सिर्फ बड़ा चढ़ाकर लिखी थी। उसे यकीन था कि कौशल काफी शक्तिशाली था, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं था कि स्वर्ग को नष्ट कर सके। वह अगले टैबलेट के पास गया और इसके बारे में पढ़ने लगा। एक और मध्यम कठिनाई वाला कौशल, आसान वाले कहाँ हैं? वह एक कौशल से दूसरे कौशल की ओर बढ़ते रहे तथा आसान कठिनाई वाला कौशल खोजने का प्रयास करते रहे। जैसे जैसे वह मध्यम कठिनाई वाले कौशल से अत्यधिक कठिनाई वाले कौशल की ओर बढ़ता गया, समय बीतता गया। उसे कई आसान कौशल देखने की उम्मीद थी, हालांकि वे बहुत दुर्लभ थे। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग असफल हो गए। अपने आप में कोई आसान कौशल पाना असंभव है, दक्ष ने समझाया। 3 मिनट बचे हैं, तुम्हें चुनाव करना शुरू कर देना चाहिए, बूढ़े आदमी ने दक्ष को फिर याद दिलाया। मुझे पता है, मुझे बस हूँ। आखिरकार दक्ष ने अगले टैबलेट में कौशल पढ़ा जो उसके ठीक सामने था। कौशल का नाम देखने से पहले ही उसका मन कठिनाई स्तर की ओर आकर्षित हो गया था। जलता हुआ विस्फोट, आग की लपटों का उपयोग करके सभी दुश्मनों के आसपास के क्षेत्र को साफ करना। कठिनाई आसान, बिल्कुल सही। दक्ष ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। मैं चुनूंगा। वह बूढ़े आदमी को अपनी पसंद बताने जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में निराशा थी। आप क्या चुनेंगे? बूढ़े आदमी ने पूछा। आपको स्पष्ट होना चाहिए। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बूढ़े आदमी की पीठ के पीछे छिपाई गई एक टैबलेट की झलक देखी। बूढ़ा आदमी इन 20 मिनटों के दौरान इधर उधर घूमता रहा, लेकिन टैबलेट उसके पीछे ही रहा। मैं तुम्हारे पीछे वाली टैबलेट चुनता हूँ, दक्ष ने घोषणा की। हाँ, बूढ़ा आदमी अचंभित हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या तुम्हें यकीन है? हालांकि उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह था जिससे दक्ष को लगा कि यही सही रास्ता है। जैसा तुम चाहो, बूढ़े आदमी ने कहा। बाकी सभी पत्थर की पट्टियां गायब हो गईं, केवल एक पट्टिया पीछे रह गई, जो अभी भी बूढ़े आदमी के पीछे छिपी हुई थी। इसके लिए शुभकामनाएं। आपके पास 2 दिन हैं। देखते हैं आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। केवल उसकी आवाज पीछे से गूंजी, मुझे निराश मत करो नौजवान।
जब बूढ़ा आदमी गायब हो गया तो दक्ष ने टैबलेट को देखा और सीधे कठिनाई की ओर बढ़ गया। क्या बात है? कठिनाई को समझते हुए उसने जोर से कहा। कठिनाई बिना रैंक वाला। उसने अपना ध्यान कौशल के नाम पर केंद्रित किया। स्थानिक अराजकता। टैबलेट पर केवल कौशल का नाम था। कौशल का कोई संक्षिप्त विवरण नहीं था, जो और भी अधिक आश्चर्यजनक था। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि यह कौशल क्या है और यह कितना कठिन है। चूंकि यह बिना रैंक वाला था, इसलिए यह आसान या सबसे कठिन हो सकता था। अल्पविराम। दक्ष आकाश में तैर रही पत्थर की पट्टिका के करीब गया और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पत्थर की पट्टिया को छुआ, पत्थर की पट्टिया सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई और सभी टुकड़े प्रकाश की चमक में बदल गए। ऐसे हजारों प्रकाश के कण दक्ष के चारों ओर फैले हुए थे, कुछ उसके पास और कुछ दूर। प्रकाश का प्रत्येक कण अपना एक शब्द बनाता था। शब्द, मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ। वे इस कौशल के शास्त्र होने चाहिए, लेकिन वे बहुत सारे हैं और ऐसा लगता है कि उनमें कोई क्रम नहीं है। वे हर जगह हैं। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वह पीछे मुड़ा और तैरते हुए द्वीप के चारों ओर एक गोलाकार आकृति में बने सभी शब्दों को ध्यान से देखा। ये स्पष्ट नहीं था कि शास्त्रों का पहला शब्द क्या था। शब्दों को व्यवस्थित करने और शास्त्रों को समझने में 2 दिन लग गए। ये निश्चित रूप से संभव नहीं है। यदि इसे उचित क्रम में स्क्रॉल में लिखा भी गया होता तो भी यह कठिन था, अब तो और भी कठिन है। दक्ष को पहले से ही लग रहा था कि वह ये शर्त हार चुका है। 2 दिनों में ऐसा करना असंभव था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने आंख मूंद कर यह कौशल चुनकर वास्तव में कोई गलती की है। मुझे अधिक सोचने के बजाय आसान कौशल चुनना चाहिए था, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह तैरते हुए द्वीप पर उतरा और सोचने लगा कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए। वह आगे पीछे चलते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाने लगा। हार मान लेना ही बेहतर होगा, लेकिन यह ऐसा अवसर नहीं है जो हर दिन आता है। अगर मैं हार मान लूंगा तो मुझे भागने की पुरानी योजना के साथ आगे बढ़ना होगा, जो खतरनाक है। लेकिन अगर मैं यहाँ सफल हो गया तो मेरे पास बाहर निकलने का आसान रास्ता हो सकता है। ये तो बहुत गड़बड़ है। ये कौशल बहुत अव्यवस्थित होना चाहिए था। 1 मिनट रुको, अव्यवस्थित। स्थानिक अराजकता। क्या ये हो सकता है? दक्ष ने कुछ प्रयास करते हुए अपना हाथ उठाया। अल्पविराम। तो ये सही है। इस जगह पर मैं अपने स्थानिक कानून का उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वह सही है तो मेरे पास शब्दों को ठीक से व्यवस्थित करने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि यह सिर्फ कौशल का नाम नहीं है, ये वह तरीका भी है जिससे इसे समझा जाना चाहिए। स्थानिक अराजकता के बीच। जब वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे उम्मीद थी कि वह गलत नहीं होगा। ऐसा लगता है कि उसने कौशल को समझने का पहला चरण पार कर लिया है, इसे पढ़ने का तरीका। लेकिन ये केवल पहला भाग है। आइए देखें कि क्या वह वास्तव में कौशल को समझ सकता है। बूढ़े आदमी ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए कहा। स्थानिक अराजकता एक ऐसा कौशल था जिसमें लॉर्ड गैंसो ने खुद महारत हासिल की थी। इसने उनके जीवन और उनके शिल्प में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्ष की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि वह अपनी सामान्य दृष्टि का उपयोग करने के बजाय अंतरिक्ष के आर पार देखने लगा था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरे आसपास अंतरिक्ष की कई परतें हैं और इनमें से प्रत्येक परत में एक शब्द है। इसलिए उचित क्रम खोजने के लिए मुझे बस परत दर परत जाना होगा। उसने अपने हाथ में क्यूई से बनी एक तलवार दिखाई, जिसका इस्तेमाल उसने जमीन पर एक शब्द उकेरने के लिए किया। पहला शब्द शाश्वत होगा। जमीन पर पहला शब्द उकेरने के बाद उसने एक बार फिर अपने आसपास की जगह को देखा। दूसरी परत, वो है एक्स। उसने दूसरा शब्द जमीन पर उकेरा। वह परत दर परत आगे बढ़े और प्रत्येक शब्द को जमीन पर उकेरना शुरू कर दिया, जैसे कि वह द्वीप पर धर्मग्रंथ लिख रहे हों। हालांकि दक्ष को 1 घंटा लग गया, फिर भी उसने जमीन पर प्रत्येक शब्द उकेरने का काम पूरा कर लिया। स्थानिक अराजकता ग्रंथ बहुत लंबा नहीं था,
इसमें केवल कुछ हजार शब्द थे, जबकि उन्होंने जो कौशल पढ़ा उसमें 100,000 से ज्यादा शब्द थे। लिखना समाप्त करने के बाद वह जमीन पर बैठ गया। उसकी क्यू तलवार गायब हो गई। अब हम मुख्य भाग पर आ सकते हैं, वास्तविक समझ। वह अपने भंडारण कक्ष से पानी की एक बोतल निकाल लाया और घूंट घूंट करके द्वीप को देखते हुए पीना शुरू कर दिया। अल्पविराम। यह तैरता हुआ द्वीप इस जगह पर मौजूद कई द्वीपों में से एक था, लेकिन यह सबसे ऊंचा तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि द्वीप के नीचे समुद्र है जो आंखों की नजरों तक फैला हुआ था। हालांकि समुद्र में वास्तव में पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस समय समुद्र में काला तरल भरा हुआ था, जैसे किसी ने अपना काला रंग गिरा दिया हो, जो पूरे समुद्र को भरने के लिए काफी था। NOWELLBEIN.CO। एकाध समुद्र और तैरते हुए द्वीप के अलावा सब कुछ सामान्य लग रहा था। दूर दूर तक फैले पेड़ और घास वैसे ही थे जैसे धरती पर थे। हालांकि पूरा द्वीप पूरी तरह से खाली था। मुझे आश्चर्य है कि मुझसे पहले वास्तव में कितने चुनौती देने वाले यहाँ आए, दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। अपनी अल्प विश्राम अवधि पूरी करने के बाद वह आकाश में ऊपर उड़ गया, जहां से वह द्वीप और वहां उसने जो कुछ लिखा था उसका स्पष्ट दृश्य देख सकता था। अंततः संपूर्ण धर्म ग्रंथ उसकी आंखों के सामने था, जिसे वह अगले शब्द का अनुमान लगाए बिना पढ़ सकता था। उसने पूरा शास्त्र पढ़ लिया। पहली बार में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार धीरे धीरे। दूसरी बार भी उसे कुछ समझ नहीं आया। इस समय उसे संदेह होने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं लिख दिया। इन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता। क्या मैं गलत था? इन्हें स्थानिक परत के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। रुको, क्या होगा अगर मैं परतों के बारे में गलत नहीं हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? पहले से आखिरी के बजाय क्या होगा अगर यह आखिरी से पहले हो? इसका मतलब होगा कि मैं इसे उल्टा पढ़ रहा हूँ। उसने अपना दृष्टिकोण बदला और नीचे से पढ़ना शुरू किया। ये बहुत बेहतर है। अंततः अब ये कुछ समझ में आने लगा है। जैसे ही उसने पंक्ति पढ़ी, उसे एहसास हुआ कि वह सही था। शास्त्रों को इसी तरह पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करने से पहले पूरा शास्त्र पढ़ा और फिर उन्हें समझा। साथ ही उन्होंने अपने शरीर के अंदर QE की गतिविधियों को शुरू किया, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। अपनी समझ में डूबे हुए दक्ष को समय और वह क्या करने की कोशिश कर रहा था ये भी भूल गया। इसके बजाय वह जो कर रहा था उसमें पूरी तरह से तल्लीन था। ऐसे ही एक दिन बीत गया। बस एक दिन बचा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इससे उबर सकता है। बूढ़ा आदमी दक्ष को देखता रहा। वह समय पर नजर रख रहा था, लेकिन वहां एक और व्यक्ति था जो समय पर नजर रख रहा था। एक दिन से ज्यादा हो गया। तुम अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए। स्वर्गीय जनरल ने जेल के उन गार्डों को डांटा जिन्हें दक्ष को खोजने का काम सौंपा गया था। अल्पविराम। सर, हमने हर जगह तलाशी ली। हमने जेल का हर कोना छान मारा, लेकिन वह हमें नहीं मिला। जेल के बाहरी इलाके से लेकर जेल के अंदरूनी हिस्से तक हमने हर जगह तलाशी ली। हमने अपने टावर की भी तलाशी ली जहां हम रहते हैं। हालांकि वह कहीं नहीं मिला, जेल के मुख्य गार्ड ने आह भरते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि मुख्य टावर भी उनकी आभा का पता नहीं लगा सकता। अब केवल 2 ही संभावनाएं हैं। क्या संभावना है? स्वर्गीय जनरल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पहली बात तो ये हो सकती है कि वह इस जेल से भाग गया था। बाधा अभी भी बरकरार है। यह असंभव है। आपके अनुसार दूसरी संभावना क्या है? उन्होंने पूछा। दूसरी बात यह है कि वह मर चुका है और उसका शरीर नष्ट हो चुका है। इससे भी ये पता चल सकता है कि हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? स्वर्गीय जनरल ने पूछा। क्योंकि उसका अंतिम ठिकाना डाक टावर के अंदर था। हम टावर को घेर रहे थे और वह अभी भी अंदर था। यह संभव है कि वह किसी परीक्षण के अंदर मर गया हो और उसका शरीर वहीं नष्ट कर दिया गया हो। शायद यही कारण है कि महामहिम उसे अंदर नहीं ढूंढ पाए। ये स्वर्गीय जनरल इस संभावना को सिरे से खारिज नहीं कर सकता था।
वो ये भी मानता था कि यह संभव है, अन्यथा वे उसे क्यों नहीं खोज सकते थे। NOWELLBEIN.CO। मैं इस बारे में महामहिम से सलाह लूंगा। इस बीच आप खोज जारी रखें, स्वर्गीय जनरल ने पलटकर कहा। बूम। वह मुड़ा ही था कि उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जमीन कांपने लगी। लगता है मेहमान आ गए हैं। बैरियर टूट गया है। वह टॉवर से बाहर उड़ गया और स्वर्गीय योद्धा के पास आ खड़ा हुआ जो पहले ही बाहर आ चुका था। क्या तुम्हें दक्ष मिल गया? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। हमने नहीं सोचा। गार्डों को लगता है कि वह डार्क टॉवर के अंदर मर गया होगा। वहां मर गया? मुझे नहीं लगता। स्वर्गीय सम्राट ने अपना सिर हिलाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमान पहले से ही यहाँ है। अगर दक्ष अभी भी छिपा हुआ है तो वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या हम पहले उससे मिलने चले? जनरल ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, वह हमारे पास आएगा, स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा और जमीन पर उतर गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ये दूसरी जेल है। ऐसा लगता है कि अब हम उसे ढूंढ लेंगे। ब्लड ड्रैगन सम्राट दक्ष को खोजने के बारे में उत्साहित था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह दक्ष को याद कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उस आदमी के मिल जाने के बाद वह अपनी दुनिया में वापस जा सकता था, तुम्हारे शोरगुल से दूर। हाँ, सिर्फ 2 ही स्वर्गीय जेल हैं। अगर तुम्हारा वह दोस्त वाकई किसी एक के अंदर है तो वह यही होगा। उनके साथ यात्रा करने वाले स्वर्गीय योद्धा ने आह भरी। वह भी प्रार्थना कर रहा था कि वे इस आदमी को ढूंढ लें, क्योंकि उसकी जिंदगी इस पर निर्भर थी। अगर दक्ष नहीं मिला तो उसे मार दिया जाएगा, और अगर वह मिल भी गया तो भी उसे मार दिया जाएगा। हालांकि उसके बचने की संभावना थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि उसने खोज में मदद की थी। आप इसे अशुभ मत मानिए। पहले हम उसे ढूंढ ले, क्योंकि वह आदमी बारिश में मेढक की तरह है। उसे एक जगह पर रखना असंभव है। यहाँ तक कि जेल भी उसे नहीं रोक सकती। इसलिए हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वह भाग न गया हो। सांप सम्राट ने बीच में टिप्पणी की। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष वास्तव में फंस सकता है, जबकि उसने उसे ये सब करते देखा था। तुम उसके पालतू जानवर हो। क्या तुम उसकी उपस्थिति महसूस करते हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने सांप सम्राट से पूछा। मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर वह वास्तव में यहाँ था तो ये कुछ अजीब बात है, सांप सम्राट ने आह भरते हुए उत्तर दिया। यहाँ कुछ तो अजीब है। कोई भाग क्यों नहीं रहा है? पिछली जेल में तो सभी कैदी भागने के लिए हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। क्योंकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी, झू चांग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यही कारण है कि मैं पहली कोशिश में ही सही जेल में पहुंचना चाहता था। अब वे हमारे पीछे पड़ गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ बड़ी बंदूकें भी वहां हो सकती हैं। इसके अलावा सभी कैदी अब तक अपनी कोठरियों में पहुंच चुके होंगे। लगता है कि हमला करके भाग जाने से काम नहीं चलेगा। तब कुछ कूटनीति की जरूरत है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। 2 जानवर, एक गद्दार और एक आदमी। लगता है हमें सही आदमी मिल गया है। हर जगह एक शांत आवाज गूंज रही थी। क्या अब तुम्हें छिपने की जरूरत है? जब तुम ताकतवर हो तो छिपने की क्या जरूरत है? झू चांग ने पूछा। उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति बात कर रहा था वह उससे भी ज्यादा ताकतवर था। क्या तुमने यह मेरी आवाज से ही समझ लिया? काला कछुआ कबीला उतना ही बुद्धिमान है जितना मैंने सुना था, स्वर्गीय सम्राट ने एक स्थानिक विभाजन से बाहर आते हुए अपने योद्धाओं के साथ झू चांग के सामने प्रकट होते हुए कहा। हाँ स्वर्गीय कछुआ, तो तुम एक ईश्वरीय जानवर हो। झू चांग के साथ स्वर्गीय योद्धा चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी मजबूत था। तुम स्वर्ग के सम्राट होगे? झू चांग ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए पूछा। तुमने मुझे कैसे पहचाना? मेरे चेहरे से? बिल्कुल नहीं, ये भाला ही था जिसने तुम्हें पकड़ लिया। जिस दिन मैंने काले कछुए के राजा से लड़ाई की थी, उसने भी यही भाला इस्तेमाल किया था।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरी बाधा को तोड़ने में सक्षम थे, स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरे पिता से लड़ाई की, झू चांग ने आश्चर्य से कहा। हालांकि वह स्वर्गीय सम्राट के बारे में थोड़ा जानता था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसने अपने पिता से लड़ाई की थी। स्वर्गीय सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे पिता? आह, तो तुम उनके बेटे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला करने के लिए इतने अहंकारी हो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इसके लिए उकसाया था? और यहाँ मैं सोच रहा था कि हम पर हमला करने के लिए कौन इतना बेशर्म हो सकता है। गलत, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा। मैं यहाँ अपने दोस्त को छुड़ाने आया हूँ जिसे गलत तरीके से यहाँ भेजा गया था। वह यहाँ का नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह एक दुर्घटना थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्त को हमारे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे आपके बुनियादी ढांचे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस अपना दोस्त वापस चाहता हूँ। मेरा सवाल अभी भी वही है, बेटा। अगर ये तुम्हारे दोस्त के बारे में था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी पहचान जान सको। अगर तुम जान जाते तो मेरे पिता को पता चल जाता कि मैं यहाँ हूँ, जो अब उन्हें पता चल जाएगा। इसलिए मुझे मेरा दोस्त दे दो और मुझे जाने दो। अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ हो। तो यही बात है। क्या तुम भागी हुई हो? मैंने फीनिक्स की मेजबानी की थी जो अपनी राजकुमारियों की तलाश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी यही मामला है। क्या सभी ईश्वरीय जानवर घर से भाग रहे हैं? मेरे पास अस्पष्ट बातें करने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त यहाँ है। उसे लौटा दो। और फिर स्वर्गीय सम्राट ने पूछा, तो फिर मैं चला जाऊंगा? तो तुमने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। तुमने इतने सारे कैदियों को भागने में मदद की और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम सुरक्षित निकल सको। स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। झू चांग ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। अगर मैं पहली कोशिश में ही सही होता तो ये बहुत बढ़िया होता। ये वही है जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था। क्या आप मुझे मेरे दोस्त से मिलवा देंगे? बाकी बातें हम बाद में बात कर सकते हैं, उसने पूछा। उसे यह स्पष्ट था कि वह स्वर्गीय सम्राट का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था। उसने कभी भी उससे लड़ने का इरादा नहीं किया था। वह अपनी सीमाओं को जानता था। उसकी पूरी योजना ये थी कि वह अंदर जाए, अपने मित्र को लेकर भाग जाए, इससे पहले कि स्वर्गीय सम्राट को इसकी भनक भी लगे। अब जबकि स्वर्गीय सम्राट इसमें शामिल था, उसके पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी वह दक्ष से मिलना चाहता था और उसके साथ भागने की कोशिश करना चाहता था। ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। भले ही मुझे तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने की अनुमति दूंगा। हालांकि इसके लिए तुम्हें पहले उसे ढूंढना होगा, चूंकि हम भी उसे ढूंढने में असफल रहे। स्वर्गीय सम्राट भी दक्ष को पकड़ना चाहता था, जो इस सब का कारण था। दुर्भाग्य से वे उसे नहीं ढूंढ पाए। या तो वह आदमी मर चुका था या वह छिपा हुआ था। NOWELLBEATJAN.CO। अगर वह मर चुका था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह छिपा हुआ था तो स्वर्ग का सम्राट जानना चाहता था कि वह कहाँ छिपा है। कौन सी जगह इतनी अच्छी हो सकती है कि वे भी उसे ढूंढ न पाए। इतना ही नहीं, स्वर्गीय सम्राट झू चांग को भी नहीं मारना चाहता था। हालांकि इस आदमी ने कुछ कैदियों को भागने में मदद की थी, लेकिन उसने अभी तक किसी स्वर्गीय योद्धा को नहीं मारा था। वास्तव में उसने झू चांग के कारण किसी की मौत के बारे में नहीं सुना था। ये बच्चा हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि वह ऐसा कर सकता था। और सिर्फ इसी वजह से स्वर्गीय सम्राट काले कछुए के कबीले के साथ इतनी छोटी सी वजह से अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहता था। उसके पास झू चांग को दंडित करने का एक बेहतर विचार था। चूंकि झू चांग अपने परिवार से भाग रहा था, इसलिए उसे सजा देने का सबसे अच्छा तरीका उसके परिवार को यहाँ बुलाना था। दरअसल उसने पहले ही ब्लैक टोटो इस पेट्रियार्क को संदेश भेज दिया था।
अब उसे बस झू चांद के आने तक उसे रोकना था। अल्पविराम। तो झू चांद को दक्ष को खोजने देकर वह एक ही पत्थर से दो शिकार कर रहा था। पहला, वह दक्ष को खोजने जा रहा था और दूसरा, वह झू चांद से बदला लेने जा रहा था। एक तीसरा कारण भी था, वह अपने बेटे की गलतियों के लिए काले कछुए के कुलपति को दोषी ठहरा सकता था और उससे हर जाने के लिए कुछ मांग सकता था। उसके दिल में स्वर्गीय सम्राट हंस रहा था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह हर जाने के लिए क्या मांगने जा रहा है। तुम उसे ढूंढने में असफल रहे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी गुप्त भाषा में बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा क्या मतलब था। मैं यहाँ आया, अपने आदमियों से दक्ष की तलाशी लेने को कहा। मेरी जानकारी के अनुसार वह यहाँ था, लेकिन तलाशी से कोई नतीजा नहीं निकला। वह शायद कहीं छिपा हुआ है, स्वर्गीय सम्राट ने समझाया। उसे बुलाने की कोशिश करो, शायद वह छिपना बंद कर दे। झू चांद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी जगह पर भी दक्ष स्वर्ग के सम्राट से भी अपने ठिकाने को गुप्त रखने में सक्षम था। ये निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली था। तो मैं खुद उसे खोजने की कोशिश करूंगा। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर जोर से चिल्लाया, दक्ष, बाहर आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। झू चांद की आवाज इतनी तेज थी कि वह दूर दूर तक पहुंच गई, यहाँ तक कि यह डाक टॉवर के अंदर तक पहुंच गई, रहस्यमय अंतरिक्ष में गूंजती हुई। ये भी आंतरिक जेल के अंदर पहुंच गया। अधिकांश आंतरिक कैदी सोच रहे थे कि ये दक्ष कौन था और उसे बचाने के लिए वहां कौन था। जिया उजी और गू चेन दो ही कैदी थे जिन्होंने दक्ष को पहचाना, लेकिन वे भी हैरान थे। क्या वाकई कोई दक्ष की मदद करने के लिए जेल के अंदर घुसा था? क्या स्वर्गीय सम्राट भी उसके लिए वहां मौजूद था? आखिर ये दक्ष कौन था जो उसके लिए इतने हाई प्रोफाइल लोगों को सामने ला पाया? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह अमर दुनिया से है? फिर यह कैसे संभव था? अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। डाक टॉवर के अंदर बुरे आदमी की चेतना ने भी दक्ष की पुकार सुनी। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि उसके दोस्त यहाँ हैं। हालांकि वह थोड़ा व्यस्त है, बुरे आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। झू चांद की आवाज जो दूर दूर तक पहुंची, उस एकमात्र स्थान तक नहीं पहुंच पाई जहां उसका महत्व था। वह उस विशेष स्थान तक नहीं पहुंच पाई जहां दक्ष वास्तव में एक चुनौती से गुजर रहा था। दक्ष ये समझने में खोया रहा कि उसकी आजादी पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। झू चेन फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। उसने 10 मिनट तक इंतजार भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दक्ष बाहर नहीं आया। झू चांद ने अपनी चेतना को दूर दूर तक फैलाया ताकि वह हल्की सी भी आवाज सुन सके। भले ही दक्ष को जेल की गहराई में रखा गया हो, लेकिन अगर दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया दी होती तो वह उसे महसूस कर सकता था। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लगता है मैं गलत था। वह निश्चित रूप से छिपा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि वह मर चुका है, स्वर्गीय सम्राट ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। बकवास, वह मरा नहीं है। अगर वह मर गया होता तो मुझे बहुत दुख होता। वह इस सर्वोच्च सम्राट का अनुबंधित भागीदार है, सांप सम्राट ने कहा। तो फिर वह कहाँ हो सकता है? स्वर्गीय सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। झू चांद ने स्वर्गीय सम्राट को संदेह भरी निगाहों से देखा। मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ छिपाया है? क्या तुमने उसे पहले ही भेज दिया था जबकि तुम्हें पता था कि हम उसे लेने यहाँ आ रहे हैं? मैंने नहीं किया, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे से डरकर उसे दूर भेज दूंगा? स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बिल्कुल सही है, सिर्फ मैं ही ओल्ड ली को डरा सकता हूँ। एक शक्तिशाली आवाज दूर दूर तक फैल गई। आसमान से एक चमकदार रोशनी आई जो एक इंसान का रूप ले रही थी। फादर, झू चांद ने उस आदमी को देखकर कहा। उसने जल्दी से पीछे हटने का फैसला किया। परेशान मत हो, मैंने जगह को सील कर दिया है। तुम अब और नहीं भाग सकते, मेरे परेशान करने वाले बेटे। काले बालों वाला आदमी झू चांद की ओर मुड़ा। 2 शब्द,
तुमने 2 दुनियाएं नष्ट कर दी। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम वाकई बहुत परेशान करने वाले हो। मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तो बस संयोग से वहां था जब उन शब्दों को नष्ट किया गया। झू चांद ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं निर्दोष हूं। मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। झू चांद के पिता ने निराश होकर आह भरी। तुम कब बड़े होगे मेरे बचकाने बेटे? इस बूढ़े आदमी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? अल्पविराम, मैं यहाँ हूँ तुम्हें मेरी जगह लेने के योग्य बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, और तुम अभी भी दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने में लगे हो। तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ वापस आओगे। बहुत हो गया खिलवाड़, झू गोंड ने घोषणा की। झू चांद सिर्फ अपना सिर नीचे करके स्वर्गीय सम्राट को घूर सकता था। वह जानता था कि इस गड़बड़ी के पीछे कौन है। उसके लिए ये स्पष्ट था कि स्वर्गीय सम्राट ने उसके पिता से संपर्क किया था और उसे उसके ठिकाने के बारे में बताया था। NOVJNN। उसने पहले स्वर्गीय सम्राट से संपर्क नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता को ये पता चले। और ठीक यही हुआ। बस मेरी किस्मत खराब है, झू चांद ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसने स्वर्गीय सम्राट को घूर कर देखा। क्या अब तुम खुश हो? तुमने मुझे पकड़वा दिया, अब दक्ष को आजाद करो। अगर मैं पूछूं तो ये दक्ष कौन है? झू गोंड ने हंसते हुए पूछा। उसका बेटा किसी और की आजादी की परवाह क्यों कर रहा था? आखिर इस आदमी में ऐसी क्या खास बात थी? जाहिर है वह आपके बेटे का दोस्त है। वह गलती से हमारी जेल में आ गया और समस्या को सुलझाने के लिए मेरे पास आने के बजाय आपका बेटा मेरी जेलों में से एक में घुस गया और अवरोध को नष्ट कर दिया और असली अपराधियों को भागने का मौका दे दिया, स्वर्गीय सम्राट ने समझाया। आपके बेटे ने इस जगह पर बहुत नुकसान किया है। आप भाग्यशाली हैं कि मैंने उसे नहीं मारा, उन्होंने आगे कहा। अब आप मुझे नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? क्या यह आपकी गलती नहीं है कि आपने गलती से मेरे बेटे के दोस्त को जेल में भेज दिया? झू गोंड ने जवाब दिया, इसलिए अगर वह आदमी मेरे पास आता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरी जेलों को नष्ट कर दिया। तुम्हारे बेटे की वजह से इस दुनिया में हजारों ताकतवर अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और फिर भी मैंने उसे आजाद कर दिया, स्वर्गीय सम्राट ने घोषणा की। ठीक है, बदले में तुम क्या चाहते हो? चक्कर क्यों लगाते हो? झू गोंड ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे पास पहले से ही सारी दौलत और खजाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं है। मुझे मेरा कंगन दे दो, स्वर्गीय सम्राट ने घोषणा की। हा, तो इतने समय बाद भी तुम इसे नहीं भूले हो, ये तो मजेदार है। झू गोंड जोर से हंस पड़ा। अल्पविराम, वह किस बारे में बात कर रहा है? क्या तुमने उसका कंगन चुराया है? झू चांद ने अपने पिता से पूछा। चोरी? बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता चोर हैं? मैंने उन्हें पहले हराकर यह जीता था, झू गोंड ने जवाब दिया। उसे हराया? उसने कहा कि वह तुमसे पहले भी लड़ चुका है, लेकिन जिस तरह से उसने इसके बारे में बात की, ऐसा लग रहा था जैसे वह जीत गया हो। यार, तो वह हार गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तुम्हारी मदद की। शायद उसे डर था कि अगर उसने मुझे भागने दिया तो तुम जवाब के लिए उसके पास आओगे। स्वर्गीय सम्राट की प्रतिष्ठा के लिए इतना ही काफी है, झू चांद ने कहा, अपनी आवाज इतनी ऊंची रखते हुए कि स्वर्गीय सम्राट स्पष्ट रूप से सुन सके। वह पहले से ही पकड़ा जा चुका था। आखिरी चीज जो वह कर सकता था वह स्वर्गीय सम्राट के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाना था, ताकि वह अपने पिता से युद्ध में उलझकर उसे भागने के लिए मजबूर कर सके। खैर, वह बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, झू गोंड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कोई वास्तविक लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ ये देखने के लिए एक शर्त थी कि मैं आपकी रक्षा को तोड़ सकता हूँ या नहीं। इसे सामान्य मत बनाए। चूंकि मैं निर्दिष्ट समय के भीतर आपकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए आप मेरा कंगन जीत गए, स्वर्गीय सम्राट ने पलटकर जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा मैं उस समय युवा था।
मैं उतना मजबूत नहीं था। अगर मैं अब जितना मजबूत होता तो मुझे बाधा को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। क्या ऐसा है? तो फिर तुम कोशिश क्यों नहीं करते? पिछली बार की तरह ही शर्त। तुम्हारे पास 10 मिनट होंगे। तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी हमला कर सकते हो। अगर तुम मेरी रक्षा को तोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा कंगन लौटा दूंगा। यदि आप रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सकते तो आप मेरे बेटे की वजह से हुए सभी नुकसानों को भूल जाएंगे। कैसा रहेगा? झू गोंड ने सुझाव दिया। अब वह यहाँ आकर मजे ले रहा था। जरूर, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा और तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, स्वर्गीय सम्राट ने घोषणा की। झू गोंड ने सिर हिलाया, इसे गंभीरता से नहीं लिया। ब्लैक टॉर्टोइस अपनी रक्षा के लिए जाने जाते थे। ये शर्त पहले से ही स्वर्गीय सम्राट के लिए नुकसानदेह थी। उसे तो छोड़िए, वो ड्रैगन किंग के हमले से भी खुद का बचाव कर सकता था। ये स्वर्गीय सम्राट की गलती नहीं थी कि वह इतने कम समय में रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं था। चूंकि उसके पिता आगामी चुनौती में डूबे हुए थे, झू चांग धीरे धीरे एक कदम पीछे हटता रहा तथा बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। टक अल्पविराम। जब झू चांग पीछे हट रहा था तो उसने किसी को पीठ पर मारा। कहीं जा रहे हो युवा राजकुमार? एक मर्दाना आवाज आए। झू चांग ने मुंह मोड़कर कहा, आप भी यही हैं अंकल लोन। यह उसके पिता का छोटा भाई था। जैसे ही झू चांग